वो भी कहा जा रहा है ना, गला घोट दिया गया देवेंद्र फडणवीस का वहां पर। अब ये तो फिर ठीक नहीं होगा ना। आप जो अनुशासन में रहकर जो अनुशासन के उदाहरण बनेंगे उनको कितना सहमत है? ना, कतई ही नहीं। आम आदमी पार्टी का एक झूठ का घड़ा था, वो किला ढह चुका है। लेकिन फिर क्यों आप ही के एमपी अरविंद शर्मा मुख्यमंत्री पर सीधे कटाक्ष करते हैं, उन पर उंगली उठाते हैं, उन पर आक्रामक होते हैं? तो एक बार भाजपा, बार बार भाजपा का जो एक नारा जो है, बीजेपी के हर उस सिपाही को आप खुला छोड़ देते हैं, वो अपनी मन से कुछ भी करे, चाहे मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी हो, चाहे वो कुछ भी बयानबाजी आकर कर जाए, देश प्रदेश को बांटने वाला, जातिवाद फैलाने वाले वो बयान दे जाएं, उस पर भी आप चुप रहते हैं। उस SYL पर को उनके आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो आकर जो है एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पब्लिक लाइट में जन प्रकाश में बात कह चुके हैं कि हरियाणा को एक बूंद का हिस्सा नहीं देंगे। चाहूँगा कि हरियाणा में सबसे बड़ा विकल्प अगर देखा जा रहा है, जनता जो मान रही है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं 24 में टक्कर देने वाली है बीजेपी। कोई भी जनता का, उनका कोई भी एक कैंडिडेट जो है वो जनता के बीच में जाकर अपनी जमानत नहीं बचा पाया है। जी, कहीं ना कहीं संगठन ने ही उनको शय दी है कि हाँ, आपकी जो शैली है आप उसको बरकरार रखिए, आप मुखर रहिए, आप खिलाफत कीजिए। शय देने या ना देने का कोई अर्थ। जब चलते चलते मुझे ये भी बता दीजिए, जब 2024 में आप जनता के बीच चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी होगी, क्या उसका भी फायदा आम आदमी पार्टी को नहीं मिलने वाला? दोस्तों, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के अलावा फेसबुक पर भी हम हैं। सब डर है कि जब भी उनकी फोटो सीएम साहब के साथ वायरल होती है, एक डर हो जाता है। इस डर का कारण है, हर श्रेष्ठ व्यक्ति का जो अंतिम स्थान है वो भाजपा ही। छोटा सा सवाल मेरा रहेगा, कुलदीप बिश्नोई जी को कब लेके आ रहे हैं बीजेपी में? लेकिन राम राज्य आ चुका है, ऐसा कतई कोई हम उद्घोष नहीं लगा रहे हैं। हम ये जरूर कह रहे हैं हम राम राज्य बनाना उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। साहब, आपने वो कहावत सुनी होगी कि घर में 2 बर्तन होंगे तो खड़केंगे। योगी के आने के बाद वो सुधर गई है। उम्मीद लोग कर रहे हैं कि योगी साहब की तर्ज पर खट्टर साहब भी क्राइम मुक्त करेंगे हरियाणा में, लेकिन 8 साल के बाद करने में नाकाम है। हमने उनका समर्थन किया इसी तरीके से सरकार ने। लेकिन रावल साहब, मेरा सवाल फिर से वही रहने वाला है, क्या हरियाणा में जेजेपी के साथ भी खेला हो सकता है? नहीं, लाकर ये किसी गांधी की पार्टी तो नहीं है ना जी। और जब मैं गांधी कहता हूँ तो मैं मोहनदास करमचंद गांधी नहीं कह रहा हूँ। ये किसी सोनिया या राहुल की पार्टी तो नहीं है, जो एक ही व्यक्ति अध्यक्ष भी थे और वही मुख्यमंत्री भी थे। लेकिन वहां जब देखा कि उनकी एंट्री भी बैन है, बीजेपी ने शिवसेना के साथ खेला कर दिया। यही खेला क्या हरियाणा में जेजेपी के साथ भी होने वाला है? कोई जो भी जनप्रतिनिधि होता है वो किसी जाति विशेष का नहीं होता है। ठीक है, ब्राह्मण समाज में उनका जन्म हुआ और ब्राह्मण समाज के उस कार्यक्रम में थे। नमस्कार, स्वागत करता हूं कंचन टीवी पर आपका। आपने देखा होगा, अक्सर हम राजनीतिक व्यक्तियों के इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। अक्सर राजनेता होते हैं, मंत्री शंत्री भी होते हैं, मुख्यमंत्री भी होते हैं, लेकिन आज प्रवक्ता है प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ है। उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि उनसे किसी एक क्षेत्र के बारे में बात नहीं करनी है, किसी एक विषय पर बात नहीं करनी है। आज उनसे खुल के बातें करेंगे और वो बातें करने वाले हैं जो आपके हमारे जहन में है। स्वागत है रावल साहब आपका। धन्यवाद जी। रावल साहब, जानना चाहूँगा कि बीजेपी की एक अलग ही पॉलिसी है कि जो भी जीते उसको पटका पहना के अपने पाले में कर लिया जाता है। नगर निकाय चुनाव हाल ही में हुए हैं, वहाँ पर ये देखने में आया कि जितने भी चेयरमैन बने हैं, चाहे वो निर्दलीय थे, चाहे वो कोई भी थे, उनको पटका पहनाकर अपने पाले में कर लिया गया। देखिए, बीजेपी की इस प्रकार की पॉलिसी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि भाजपा के प्रति एक आकर्षण जो हम देखते हैं लोगों में, जन सामान्य में एक आकर्षण जो देखते हैं, उस कारण से बहुत लोग जो हैं, जो चुनकर आते हैं, उनकी इच्छा रहती है कि वो विकास के बयार में भाजपा के साथ जुड़े। भाजपा का जो सबका साथ और सबका विकास का जो नीति है, उस नीति के साथ खुद को जोड़े। तीसरा कि क्योंकि भाजपा की केंद्र में भी सरकार है और भाजपा हरियाणा के अंदर भी एक बहुत लोकप्रिय सरकार चला रही है, तो उस लोकप्रिय सरकार के साथ खुद जुड़ें और अपने क्षेत्र का विकास भी करवाएं। तो ये 3 एक प्रमुख कारण रहते हैं कि लोग जो हैं समय लेकर बाकायदा नेताओं को, भाजपा के नेताओं को भी कई बार ना बताते हुए खुद भी प्रयास कर रहे हैं कि हर व्यक्ति भाजपा के साथ जुड़े। और ये जो भाजपा के पक्ष में एक लहर चल रही है, जो भाजपा के पक्ष में जन सामान्य का जो प्रेम और जो आशीर्वाद हमें लगातार मिल रहा है, ये मजबूर करता है हर व्यक्ति को, भाजपा जो कि इस समय ट्रेंड में है, जिसके साथ हर कोई जुड़ना चाहता है, जिसकी बस में हर कोई चढ़ना चाहता है, तो हर किसी के अंदर ये होड़ रहती है कि वो भाजपा की इस बस में चढ़े।
जी, प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, इसलिए सब आपकी बस में चढ़ना चाहते हैं, या फिर उनके मन में ये डर है कि अगर हम इस बस में ना चढ़ेंगे तो हमारे जो क्षेत्र का विकास है, हमारे शहर का है, वो विकास कहीं ना कहीं दोहराव का भेंट चढ़ जाएगा, या फिर उसमें कहीं ना कहीं गैप आ जाएगा? देखिए, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि 2014 से जब से केंद्र में और प्रदेश में हमारी सरकार बनी, हमने बड़े निष्पक्ष तरीके से 90 के 90 विधानसभा में बराबर विकास करने का प्रयास किया। हमने विपक्ष के भी जहाँ पर विधायक थे, पिछली बार हमारे 47 MLA थे, इस बार 40 हैं और कुछ 17 या 18 लोग हमें समर्थन करते हैं। तो इन 58 के अलावा भी दूसरे जो इस बार 32 MLA रह जाते हैं, या पिछली बार लगभग 43 के करीब थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक विधानसभा में जाकर विकास की रैलियां की हैं। कुछ विपक्षी विधायकों ने भी आकर उन रैलियों में भाग लिया है, भाजपा की रैली ना मानकर सरकार की रैली मानते हुए। और कई स्थानों पर तो जैसे हम याद करते हैं, लोहारू पिछली बार हम नहीं जीते थे, तो लोहारू में पिछली बार सबसे ज़्यादा जो विकास रैली में पैसा दिया गया था, लगभग 450 करोड़ के करीब जो है वो लोहारू में दिया गया था, जहां हमारा विधायक नहीं था। लेकिन क्योंकि जन सामान्य जो है भाजपा के साथ जुड़ना चाहता है, तो एक जो जनप्रतिनिधि चुनकर आया है उस पर जनता का एक दबाव रहता है कि आप अच्छे दल के साथ जुड़िए, आप उस दल के साथ जुड़िए जो भारत का विकास चाहता है, जो गरीब कल्याण की बात करता है, जो किसान उत्थान की बात करता है, जो व्यापारी कल्याण की बात करता है, जो श्रमिक की बात करता है, जो युवा की बात करता है, जो महिला की बात करता है। एक ऐसे दल के साथ जुड़िए। तो निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधियों पर जब इस प्रकार का एक दबाव रहता है, तो जनप्रतिनिधि जिन्हें रोज़ जनता से रूबरू होना पड़ता है, तो वो इस दबाव के अंदर भी, और कुछ लोग अपने मन से भी, क्योंकि कुल मिलाकर ये किसी गांधी की पार्टी तो नहीं है ना जी। और जब मैं गांधी कहता हूँ तो मैं मोहनदास करमचंद गांधी नहीं कह रहा हूँ, ये किसी सोनिया या राहुल की पार्टी तो नहीं है ना, ये किसी और वंशवादी परिवार की पार्टी तो नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी है, भारत की जनता की पार्टी है। तो हर व्यक्ति इस पार्टी के साथ खुद को जोड़ना चाहता है, और ये एक स्वाभाविक क्रिया है कि उसमें जनप्रतिनिधि भी फिर जुड़ जाते हैं। जुड़ जाता है। आपने कहा जनप्रतिनिधि जुड़ते हैं, आम जनता भी इससे जुड़ाव महसूस करती है, पार्टी का कद बढ़ रहा है। लेकिन फिर क्यों आप ही के MP अरविंद शर्मा गौड़ ब्राह्मण जो जमीन मामला है उसको लेकर मुख्यमंत्री पर सीधे कटाक्ष करते हैं, उन पर उंगली उठाते हैं, उन पर आक्रामक होते हैं? देखिए, इस बात का जवाब जो है आदरणीय अरविंद जी ने अपने आप दिया है। उन्होंने खुद इस बात का, जब इन चीज़ों का पटक्षेप हुआ तो खुद अरविंद जी ने चिट्ठी लिखकर जो है खेद भी जताया, और ये भी बताया कि उनको किस प्रकार से हरियाणा की सरकार का उनको और मनोहर लाल जी का किस प्रकार से उनको साथ लगातार मिलता रहा। उन्होंने तारीफ़ की इस बात की कि मनोहर लाल जी उनके साथ जो है बहुत कोऑपरेटिव ढंग से चल रहे हैं। देखिए, मामला ये 2009 का था, 13 साल पुराना एक मामला है, लेकिन इसको इस प्रकार से जोड़ना कि ये कोई कल का है, और मनोहर लाल जी ने तो बहुत तीव्रित इस पर कार्रवाई की है, जिसको अरविंद शर्मा जी ने बाद में जो है माना है। एक उनका एक सम्मेलन था, उस सम्मेलन के अंदर कुछ चीज़ें कही गई थी, और वो चीज़ें जो हैं अब जो है वो नदी पुल से पार कर चुका है। तो मुझे लगता है कि वो पानी जो पुल पार कर चुका है उस पर बहुत अधिक चर्चा नहीं होनी चाहिए। अभी वर्तमान में वो जो कह रहे हैं अरविंद जी, और वो एक के बाद एक वक्तव्यों में तारीफ़ कर रहे हैं जी, जो सरकार ने काम किया, तो मुझे लगता है उस पर अधिक चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए, लेकिन क्या कहा जा सकता है उन पर जातिवाद का, ब्राह्मणवाद का चश्मा नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। देखिए, हम अरविंद जी एक पुराने राजनीतिज्ञ रहे हैं, पहले भी जो है कहीं अनेक बार सांसद रहे हैं, अलग अलग स्थानों से सांसद रहे हैं, और हर कोई जो भी जनप्रतिनिधि होता है वो किसी जाति विशेष का नहीं होता है। ठीक है, ब्राह्मण समाज में उनका जन्म हुआ और ब्राह्मण समाज के ही उस कार्यक्रम में थे, उस कार्यक्रम में उन्होंने बातें कही, वो बातें जो हुई हैं, लेकिन ये तो माना जा सकता है कि अपने समाज की अपेक्षाएं रहती हैं, इच्छाएं रहती हैं अपने प्रतिनिधि से उस प्रकार के काम करवाने के लिए। लेकिन ऐसा कहना कि अरविंद जी किसी प्रकार की जातिवाद के किसी दबाव में नहीं है, और वैसे भी ब्राह्मण समाज जो है बहुत एक व्यापक सोच वाला समाज रहा है, एक बड़े खुले दिल वाला रहा है, तंग दिल का समाज नहीं है ब्राह्मण समाज। और इस नाते से ये कहें कि इतने बड़े नेता को वो केवल अपने जाति विशेष तक अपने तक सीमित रखे, तो मुझे नहीं लगता ऐसे बात है। व्यक्तिगत तौर पर अरविंद जी से जब भी मिलना हुआ, मुझे कभी इस तरह की बात कभी नहीं रही कि वो किसी अपने या किसी और समाज के प्रति कोई पक्षपाती रवैया रखते हों या द्वेषपूर्ण रवैया रखते हो, नहीं, वो 36 बिरादरी की बात करने वाले नेता हैं, और इसी कारण से बारंबार जो है जनप्रतिनिधि बनते रहे, चुनाव जीतते रहे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी प्रकार की जातिवाद
आपके विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना के साथ खेला कर दिया। अब वही खेला कहीं ना कहीं विरोधियों के मन में अब ये बातें उठने लगी है, जनता के मन में भी बातें उठने कि यही खेला क्या हरियाणा में जेजेपी के साथ भी होने वाला है? देखिए, खेले की जहाँ तक बात है तो महाराष्ट्र की जो जनता है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र की जनता की जो इच्छा थी उसके अनुरूप चीज़ें हुई हैं। खेला अगर कुछ हुआ था तो शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ था, और ये खेला केवल आज हुआ ऐसा नहीं है। ये खेला 1980 से लगातार हो रहा है। 1980 में जनता पार्टी में सबसे पहले विलय करने वाला राष्ट्रीय जनसंघ था। उस जनसंघ के समूह को किस प्रकार से दूध में से मक्खी की तरह निकालने का प्रयास किया गया, चाहे 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की 13 दिन की सरकार हो, चाहे 1998 में 1 वोट से जिस प्रकार से वाजपेयी जी की सरकार गिरी उस तब की बात हो, और चाहे महाराष्ट्र के अंदर भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने के बाद देवेंद्र फडणवीस को अपना नेता मानने के बाद किस प्रकार से एक यू टर्न जिस प्रकार लिया गया, जनमत का अपमान किया गया, जिन लोगों के विरुद्ध चुनाव लड़ा गया था, जिन लोगों की नीतियों के विरुद्ध चुनाव लड़ा गया था, उनके साथ मिलकर सरकार बनाने का एक गलत काम हुआ था, और बाद में वो सरकार वसूली का काम में भी जुड़ गई। बहुत अनपॉपुलर एक सरकार हो चुकी थी, अपने मुद्दों से विषयों से भटक गई, और किस प्रकार से वहाँ तुष्टीकरण का नंगा नाच चल रहा था, उस सब के चलते हुए महाराष्ट्र की जनता जो है उससे त्रस्त थी। और दोबारा से वही जो जनता है, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि जनता जब अपने जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाती है तो जनता के प्रतिनिधियों को जनता की आवाज़ सुननी पड़ती है। इन जनता के प्रतिनिधियों के पास जब ये रोज़ रोज़ शिकायतें जाया करती थी कि किस प्रकार से जिन नीतियों पर वो चलते हुए आज तक राजनीति करते रहे, सत्ता के लिए उन नीतियों को छोड़ चुके हैं, तो इन जनप्रतिनिधियों ने फिर जाकर जो है अपने अध्यक्ष से बात करने का प्रयास किया, जो एक ही व्यक्ति अध्यक्ष भी थे और वही मुख्यमंत्री भी थे। लेकिन वहाँ जब देखा कि उनकी एंट्री भी बैन है तो फिर उन लोगों ने कॉल ली, और जनता और भाजपा क्योंकि बड़ी सत्ता के प्रति जो है बहुत ज़्यादा जो है चिंतन सत्ता के लिए नहीं करती है, हमारा चिंतन तो राष्ट्र को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाना है। तो इस नाते से उन्होंने ऐसा कहा कि हम लोग जो है भाजपा के साथ सरकार बनाना चाहते हैं, मिलकर बनाना चाहते हैं, और असली शिवसेना बाला साहब की शिवसेना जो है उनके अनुरूप जो है एक सरकार, उनकी इच्छा के अनुरूप जिस प्रकार की उनके सपनों के जैसी सरकार होना चाहिए वैसी सरकार बनाना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहा कि ठीक है, बाला साहब का हम सब आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और भारत को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाने में महाराष्ट्र का भी एक बड़ा योगदान रहने वाला है। तो पावर हाउस के तौर पर महाराष्ट्र को, मुंबई को देखा जाता रहा, हमने उनका समर्थन किया, इसी तरीके से सरकार बन जाए। लेकिन रावल साहब, मेरा सवाल फिर से वही रहने वाला है, क्या हरियाणा में जेजेपी के साथ भी खेला हो सकता है? नहीं, देखिए, जेजेपी और हमारा दलों का नहीं, ये दिलों का गठबंधन है जी। ये गठबंधन ऐसा है जो कि बिल्कुल एक के साथ दूसरा पुष्पुल कॉम्प्लीमेंट्री जिसको कहते हैं उस तरीके से चल रहा है। हम बड़ी कास्केडिंग तरीके से जो है सीरीज़ में चलते हुए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का जो समन्वय है वो देखते ही बनता है, दोनों एक मत में हैं, और हमारा मिनिमम कॉमन प्रोग्राम ना होकर मैक्सिमम कलेक्टिव प्रोग्राम है। बहुत सारी पार्टियां मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के आधार पर सरकारें चलाती हैं, हमारा तो मैक्सिमम कलेक्टिव प्रोग्राम है। उनके भी सारे विषय जो वो चुनाव में लेकर गए थे उनको भी एक के बाद एक हमने अपने एजेंडों में शामिल किया, और हमारी सरकार की जो अपनी प्राथमिकता रही है गरीब कल्याण की, अंत्योदय, माननीय मनोहर लाल जी की जो एक प्रतिबद्धता रही है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का जब उदय होगा तो पूरे समाज का उदय हो जाएगा। तो उस अंत्योदय के भाव के साथ, गरीब उत्थान की बात के साथ, किसान कल्याण की बात के साथ हम जिस प्रकार से डिलीवरी दे पा रहे हैं, डोर स्टेप डिलीवरी भी दे रहे हैं, और हमारा ये फोर्टे रहा है, हमने डिलीवर किया है। चाहे भ्रष्टाचार पर पूरी तरीके से अंकुश लगाने की बात हो, और चाहे बात हो कि योग्य लोगों को, पात्र लोगों को नौकरियां देने की बात हो, चाहे जन जन तक सरकार के पहुंचने की बात हो, जन जन के विकास के लिए सरकार की योजनाएं बनाने की बात हो, ये दोनों पार्टियों का जो कलेक्टिव एक एफर्ट है उससे एक बहुत शानदार सरकार चल रही है। लेकिन रावल साहब, आपने वो कहावत सुनी होगी कि घर में 2 बर्तन होंगे तो खड़केंगे। अपने गांव देहात में अक्सर ये कहावत सुनने में आती है, और आपके जो घर के जो 2 बर्तन हैं वो अक्सर खड़कने की आवाज़ें तो आती ही रहती हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके विपरीत कहीं पर भी हम, क्योंकि बहुत विषयों पर हमें कोई बहुत समन्वय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल आंखों और आंखों में इशारे हो जाते हैं, किस प्रकार दिल से दिल मिले हुए हैं।
तो इस प्रकार बर्तन खनकने, अगर इसको नकारात्मक तौर पर अगर हम ले रहे हैं बर्तनों के खड़कने को, तो यहाँ बर्तन नकारात्मक तौर पर कतई नहीं खड़कते, यहाँ तो सकारात्मकता के एक ध्वनि निकालते हुए ज़रूर बर्तन दिखते हैं। और ये ध्वनि जो है पूरे हरियाणा को आश्वस्त करती है कि हरियाणा का जनमानस जब रात को आंख बंद कर सोता है तो इस प्रकार से निश्चिंत होकर सोता है कि उसके कल्याण के लिए एक प्रतिबद्ध सरकार जो है अभी भी काम कर रही है। चलिए मान लीजिए आपकी सरकार भी प्रतिबद्ध है, गठबंधन भी सही दिशा में चल रहा है, 8 साल जनता ने दे दिए हैं, मुख्यमंत्री बैठे हैं, उनको दूसरे प्लान में भी मौका दिया। जनता ने इसलिए दिया था कि वो अच्छे काम करेंगे। हरियाणा में क्राइम रेट घटने का नाम क्यों नहीं ले रहा? आए दिन हर जिले से, हर शहर से लूट की घटनाएं हैं, चाहे मर्डर की घटनाएं आम बात हो गई है। पहले यूपी को कहा जाता था, उत्तर प्रदेश को कहा जाता था क्राइम स्टेट है, लेकिन योगी के आने के बाद वो सुधर गई है। उम्मीद लोग कर रहे हैं कि योगी साहब की तर्ज पर खट्टर साहब भी क्राइम मुक्त करेंगे हरियाणा को, लेकिन 8 साल के बाद करने में नाकाम है। देखिए, अगर फिगर्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुकाबले हरियाणा की फिगर्स आज भी बेहतर हैं। ये ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का जंगल राज जो है विपक्षी पार्टियां चलाए हुए थी 2017 से पहले का, तो उस नाते से वहाँ पर सुधार की अधिक गुंजाइश थी, वहाँ पर सुधार हो भी रहा है। लेकिन हरियाणा के अंदर पहले से ही उत्तर प्रदेश से कम क्राइम हमेशा रहा है। और अब तो आकर अगर क्राइम की रेट देखें, जो नेशनल क्राइम वॉचडॉग हैं उसकी रिपोर्ट देखें, चाहे नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट्स देखें, हम हरियाणा में पहले से बेहतर कर रहे हैं। चाहे कन्या भ्रूण हत्या का मामला हो, चाहे मकानों पर और दुकानों पर और ज़मीनों पर कब्जा जो पहले हुआ करता था, उसकी कोई घटना आज नहीं मिलती है। आज घटना कोई इस प्रकार की ठगी की और चोरी की नहीं मिलती है। लेकिन आज रंगदारी की नहीं मिलती। देखिए, दिस इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। काम हम सार्थक काम कर रहे हैं, सही दिशा में काम कर रहे हैं, अच्छी गति के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन राम राज्य आ चुका है ऐसा कतई कोई हम उद्घोष नहीं लगा रहे हैं। हम ये ज़रूर कह रहे हैं हम राम राज्य बनाना उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम बहुत तेज़ी से अच्छे काम को कर रहे हैं, क्योंकि 24 में फिर आपको जनता के बीच जाना। हम हर रोज़ सुधार कर रहे हैं, हर दिन पिछले दिन से बेहतर दिन है। हर सुबह जब होती है तो उस सूरज की लालिमा हम देखते हैं किस प्रकार से पहले से ज़्यादा प्रकाशमयी होती है। हर रोज़ जो है हम सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं और स्काई इज़ द लिमिट। ये सुधार कभी 2 साल में, 20 साल में, 200 साल में, 2000 साल में सुधार तो एक सतत प्रक्रिया है। ये तो चरेवेती वाला मामला है। जी चलिए मैं जनता से ही कहूँगा कि क्राइम घट रहा है आपके क्षेत्र में, आपके शहर में नहीं, वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। एक छोटा सा सवाल मेरा रहेगा, कुलदीप बिश्नोई जी को कब लेके आ रहे हैं बीजेपी में? देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी की पार्टी के बहुत सारे लोग जो अभी कांग्रेस में हैं, कुलदीप बिश्नोई जी और उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग, रणदीप सुरजेवाला से लेकर किरण चौधरी जी तक, और खुद 1-2 मौक़ों पर तो राहुल गांधी जी तक जो है रैलियों के अंदर उनकी योग्यता की और उनकी स्पष्टवादिता की तारीफ़ कर चुके हैं। वो अपने हलके की जनता के लिए काम करने के लिए वैसे ही वो परिवार जो है विख्यात रहा है, और उनका इस प्रकार का इच्छा होगी तो देखिए हर बेहतर व्यक्ति की खूब सारी मुलाकातें सीएम साहब से हो। देखिए वो अपने हल्के के कारण कामों को लेकर है। लेकिन कांग्रेस में तो एक डर है कि जब भी उनकी फोटो सीएम साहब के साथ वायरल होती है, एक डर हो जाता है कांग्रेस में। इस डर का कारण है, हर श्रेष्ठ व्यक्ति का जो अंतिम स्थान है वो भाजपा ही है। हर श्रेष्ठ व्यक्ति जो है घूम फिर कर भाजपा के अंदर आता है या इच्छा रखता है, तो वो अगर वो इस प्रकार की इच्छा रखेंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी इस प्रकार की किसी प्रोपोजिशन पर विचार कर सकती है। जी चलिए, कुलदीप बिश्नोई को आप लाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपके जो वीरेंद्र सिंह डुमरखा हैं वो बगावती सुर उनके गाहे बगाहे सुनने में आते हैं, कहीं ना कहीं बयानबाजी वो करते ही रहते हैं। नहीं, देखिए वीरेंद्र जी एक हरियाणा के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और शायद वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। तो उनका एक राजनीतिक शैली रही है, उनकी एक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स रहा है, और वो जब कांग्रेस में थे तब भी वो यही स्टाइल को फॉलो किया करते थे। हमारे तो वो पथ प्रदर्शक के तौर पर, मार्गदर्शक के तौर पर निरंतर जो है हमारी बैठकों में भी हमें बहुत सारे जो है सुझाव देते हैं। तो कहीं ना कहीं संगठन ने ही उनको शय दी है कि हाँ, आपकी जो शैली है आप उसको बरकरार रखिए, आप मुखर रहिए, आप खिलाफत कीजिए। शय देने या ना देने का कोई अर्थ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति को ये कहती है कि वो ईमानदारी से काम करे,
कृत्रिमता की भारतीय जनता पार्टी में अधिक स्थान नहीं होता। हर व्यक्ति स्वाभाविक तरीके से, सहज तरीके से, जैसे जनता के लिए काम जिस प्रकार से कर सकता है, भारत के लिए जिस प्रकार से काम कर सकता है, और हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करें, हरियाणा और हर हरियाणवी के लिए जिस प्रकार से काम कर सकता है, सभी अपने अनुसार करते हैं। इसमें शायद देना या ना देने की कोई बात नहीं है। हम किसी की भी नेचुरल इंस्टिंक्ट को कर्ब नहीं करते हैं। हर कोई अपने स्वाभाविक तौर पर जिस प्रकार की राजनीति करते हैं, अच्छे लोगों को ही हम पार्टी में लेते हैं, और ये अच्छे लोग अलग अलग तरीकों से पार्टी के अंदर काम करते हुए राष्ट्र के लिए काम करते हैं, देश की जनता के लिए काम करते हैं, देश के गरीबों के लिए काम करते हैं। ये महत्वपूर्ण है। मतलब बीजेपी के हर उस सिपाही को आप खुला छोड़ देते हैं, वो अपनी मन से कुछ भी करे, चाहे मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी हो, चाहे वो कुछ भी बयानबाजी आकर कर जाएं, देश प्रदेश को बांटने वाला, जातिवाद फैलाने वाले वो बयान दे जाएं, उस पर भी आप चुप रहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी पर अंकुश तो नहीं लगाती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक अनुशासित पार्टी माना जाता रहा है। हर दल हमारे अनुशासन की तारीफ करता तो है। वजह क्या है जब वो अनुशासन तोड़ रहे हैं, लंबे समय से तोड़ते आ रहे हैं? तो मुझे लगता है बाय एंड लार्ज हमें जो है एक मोटी चर्चा रखनी चाहिए, हमें एक व्यापक चर्चा करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी प्रकार का कोई G23 हमने नहीं सुना, कोई G27 हमने नहीं सुना। हमने नहीं सुना कि कोई नेतृत्व की इच्छा और नीचे की इच्छा क्या है। अभी महाराष्ट्र का आपने थोड़ी 2-3 प्रश्नों पहले आपका महाराष्ट्र को लेकर प्रश्न था। महाराष्ट्र को लेकर देवेंद्र जी का इच्छा नहीं थी, लेकिन देवेंद्र जी को अचानक से फ़ोन आया देवेंद्र जी को कि भाई आपको इस सरकार में शामिल होना है और बतौर उप मुख्यमंत्री शामिल होना है। उन्होंने क्षण मात्र की भी देरी नहीं की। तो वो भी कहा जा रहा है ना, गला घोट दिया गया देवेंद्र फडणवीस का वहां पर। अब ये तो फिर ठीक नहीं होगा ना। आप जो अनुशासन में रहकर जो अनुशासन के उदाहरण बनेंगे, उनको आप गला घोटने का उदाहरण कहेंगे, और जो अपनी इच्छा से काम करने वाले होंगे उन पर आप आरोप लगाएंगे कि जी वो तो स्वच्छंद है, खुले घूम रहे हैं। तो दोनों तरफ की मार तो ठीक नहीं रहेगी ना। यू कैनॉट हैव बोथ वेज। चलिए, मैं अब चाहूँगा कि हरियाणा में सबसे बड़ा विकल्प अगर देखा जा रहा है, जनता जो मान रही है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं 24 में टक्कर देने वाली है बीजेपी को, कितना सहमत है? ना, कतई नहीं। आम आदमी पार्टी का एक झूठ का घड़ा था, वो किला ढह चुका है। किस प्रकार से वो निरंतर झूठ बोल रहे थे। आज ताज़ी बात करें तो आज उन्होंने अपने MLO की सैलरी जो है 55,000 से बढ़ाकर 90,000 कर दी है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। जो वो लोग जहाँ बिजली की बात करते थे, बिजली मुफ्त की बात करते थे, आज पंजाब के अंदर देख रहे हैं बिजली नहीं है। दिल्ली में तो उस समय भी बिजली कभी नहीं जाया करती थी जब पूरे देश के अंदर बड़े बड़े ब्लैकआउट हुआ करते थे। आज दिल्ली के अंदर बिजली नहीं है, घंटों के दिल्ली के अंदर कट लग रहे हैं। और कमाल की बात तो यह कि आम आदमी पार्टी की 2 जगह सरकार है, और दोनों जगह के उनके हेल्थ मिनिस्टर जो हैं वो जेल से ऑपरेट हो रहे हैं। और एक जगह से तो जिनको जमानत कोर्ट भी नहीं दे रहा है, बार बार वो जमानत की याचिका करते हैं, उनके विरुद्ध इतना ठोस एविडेंसेस हैं कि कोर्ट भी उनको जमानत नहीं दे रहा है। ऐसे सत्येंद्र जैन को वो लगातार मंत्री बनाए हुए हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर तो उनका एक नायाब रिकॉर्ड है। वो हरियाणा के अंदर तो पंजाब से भी पहले जो है प्रयास करना शुरू कर चुके थे। 2014 का लोकसभा का चुनाव हो या 2014 का विधानसभा का चुनाव हो, 2019 का लोकसभा का चुनाव हो या 2019 का लोकसभा का चुनाव हो, आम आदमी पार्टी तो एक विशिष्ट रिकॉर्ड रखे हुए है। आज तक उनका कोई भी एक कैंडिडेट जो है वो जनता के बीच में जाकर अपनी जमानत नहीं बचा पाया है। आज तक वो नोटा से भी अधिक वोट नहीं ले पाए। पिछले चुनाव की बात करें तो नोटा को 0.52% वोट मिला था और आम आदमी पार्टी को 0.478% वोट मिला था। तो इस सारे में ये जो बड़ी हाइप का एक गुब्बारा बनाने का प्रयास था, और जो अब पश्चिम की तरफ से हवाएं आ रही हैं, जो पंजाब की तरफ से जो हवाएं आ रही हैं, वो हरियाणा में बता रही हैं कि जो पंजाब गलती कर चुका है, हरियाणवी उस प्रकार की गलती नहीं करेगा। और विशेष रूप से इसलिए क्योंकि हरियाणा की लाइफलाइन SYL जिसको कहा जाता है, हमारा 45% हिस्सा जिसकी कमी में त्राहिमाम कर रहा है, उस SYL पर को उनके आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो आकर जो है 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार पब्लिक लाइट में जन प्रकाश में बात कह चुके हैं कि हरियाणा को 1 बूंद का हिस्सा नहीं देंगे। तो ऐसे जो हरियाणा विरोधी लोग हैं, इस प्रकार के आचरण के लोगों को हरियाणा की जनता पैर रखने का भी स्थान नहीं देगी और नहीं दे रही है। जी, जब चलते चलते मुझे ये भी बता दीजिए, जब 2024 में आप जनता के बीच चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी होगी, क्या उसका भी फायदा आम आदमी पार्टी को नहीं मिलने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एंटी इनकम्बेंसी शब्द जो है ठीक नहीं रहता कहीं पर भी। हमारे प्रति तो प्रो इनकम्बेंसी होती है। हम हरियाणा में कभी भी 2014 से पहले सत्ता में नहीं आए थे,
लेकिन 19 तक आते आते भाजपा के पक्ष में इतनी ज़बरदस्त लहर आ चुकी थी कि 10 की 10 लोकसभा की सीटें हम जीते। उसके बाद विधानसभा में भी जिस प्रकार से सारा विपक्ष एकजुट हो गया, उसके बावजूद भी हम दोबारा सत्ता में आ पाए। तो एक बार भाजपा, बार बार भाजपा का जो एक नारा जो है, जहाँ जहाँ पर भी भाजपा में की एक बार सरकार बनती है, जहाँ जहाँ पर भी एक बार भाजपा को शासन सुशासन करने का अवसर मिलता है, जहाँ पर भी जनता की एक बार सेवा जो है करने का अवसर मिलता है, वहाँ पर बारंबार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। इसलिए कहा जाता है चप्पा चप्पा भाजपा, और एक बार भाजपा बार बार भाजपा। जी चलिए, बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं दूंगा प्रोफेसर साहब के आपका रिपोर्ट कार्ड सुधरता रहे और हरियाणा में आपकी सरकार बरकरार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो प्रोफेसर साहब हैं, बचाव करते हैं, मुखर प्रवक्ता हैं और बीजेपी का बचाव करने के लिए वो प्रख्यात भी है। आपने देखा कि सभी बातों पर उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी और हमने भी बेबाकी से सभी सवाल किए, सभी का उन्होंने जवाब दिया है। अब आपके हाथ है कि आप इस पर क्या राय रखते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आप जाकर टाइप कर सकते हैं क्या सवाल आप प्रवक्ता साहब के लिए रखना चाहते हैं, क्या हमारे लिए, और हमें किसका इंटरव्यू और करना चाहिए, कौन कौन से सवाल आपके हैं वो भी आप ले सकते हैं, ताकि अगला इंटरव्यू हम कंडक्ट कर सके और आपके सामने ला सके। बस निवेदन है आपसे कि कंचन टीवी को आप फॉलो कर लें। दोस्तों, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कू के अलावा फेसबुक पर भी हम हैं, सभी जगह सभी प्लेटफॉर्म पर हमारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कंचन टीवी के लिए यशपाल कंचन।